आज का टॉपिक है आपका प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किस तरह से हुई, प्रोटॉन किसे कहते हैं, क्या चार्ज होता है, किस तरह की इनकी प्रकृति होती है, इन सब पे चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, कल बात हुई थी कि ये आपका विसर्जन नलिका है, 2 इलेक्ट्रोड लिए गए थे। ठीक है, इतना तो आपको कल का क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। एक वैज्ञानिक थे हमारे गोल्डस्टीम ने 1886 ईस्वी में ये देखा कि यदि विसर्जन नलिका के बीच में एक छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया जाए। छिद्रित कैथोड का मतलब होता है जिनसे किरणें आर पार हो जाएं। तो वहाँ पे देखिए कि उस कैथोड में छिद्र नहीं है, इसमें रेज यहाँ से यहाँ तक पास कर रहा है। इसका मतलब है कि इन कैथोड के बीच में क्या है, छिद्र है। ये कैथोड प्लेट है और इनके बीच में छिद्र है। फिर उन्होंने देखा कि अगर कम दाब पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो एक प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं। उन्होंने देखा कि अगर लो प्रेशर पे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे इसमें, तो उन्होंने देखा कि एक प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं और कैथोड के छिद्रों से निकलकर विसर्जन नली की दीवार पर टकराती हैं। और इन किरणों को उन्होंने धन किरणें कहा। माना इन्होंने देखा कि कुछ किरणें तो कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही थी कल, और आज इन्होंने देखा कि एनोड प्लेट से कुछ किरणें निकलकर कैथोड जो प्लेट है उसके छिद्र को पास करके विसर्जन नली की दीवार पे प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। चूँकि ये एनोड से निकली थी और एनोड आपका धन होता है, धनात्मक होता है, तो उसको धन किरणें कहा गया। और इन्हें कैनाल किरणें या गोल्ड स्टीन किरणें भी कहा गया, क्योंकि इसको गोल्ड स्टीम ने खोजा था, इसीलिए इन्हें धन किरणें या कैनाल किरणें या गोल्ड स्टीन किरणें कहा गया। जो किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की ओर चली हैं और कैथोड के छिद्र को पार कर गई हैं, तो इन्हें गोल्ड स्टीन ने कहा कि ये धन किरणें हैं। और चूँकि ये एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं, इसलिए आप इन्हें एनोड किरणें नहीं कहेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर उन्होंने देखा कि कुछ प्रॉपर्टी थी इन किरणों की, तो उन्होंने बताया कि जो धन किरणें होती हैं वो कैथोड किरणों की तरह ही सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन इनकी दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है और इनकी गति जो होती है वो कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज में हमने देखा था कि कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही हैं, लेकिन आज जो किरणें इस प्लेट पे उत्पन्न हुई हैं वो इधर से इधर की ओर चल रही हैं, यानी एनोड से कैथोड की ओर चल रही हैं। तो इन्होंने देखा कि जो धन किरणें होती हैं वो कैथोड किरणों की तरह ही सीधी रेखा में चलती हैं, यानी अपने मार्ग से सीधी चलती हैं, और इनकी दिशा कैथोड किरणों की दिशा के विपरीत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर इधर से निकलेगा तो इधर जाएगा, और अगर कैथोड से कोई किरणें निकल रही हैं तो वह एनोड की ओर जाएंगी, यानी दिशा दोनों की चेंज रहेगी, यानी परिवर्तित रहेगी। फिर इन्होंने बताया कि जो इनकी गति होती है वो कम होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि धन किरणें जो होती हैं वो सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर होती हैं। सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे डिस्चार्ज ट्यूब यानी विसर्जन नलिका में बीच में एक मोटर लगा होता है और ये किरणें उस मोटर को घुमाने लगती हैं। तो इसका मतलब है कि कोई पार्टिकल होगा, यानी जो भारी पार्टिकल होगा वही उस मोटर को घुमा सकता है। तो इससे निष्कर्ष निकलकर ये आया कि जो धन किरणें होती हैं वो सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं और इनमें इनकी खुद की गतिज ऊर्जा होती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो धन किरणें होती हैं वो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। यानी जो धन किरणें होती हैं वे विद्युतीय क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ये जो कह रहे हैं कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, इसका मतलब ही ये होता है कि जो किरणें धन होती हैं वो ऋण आवेशित प्लेटों की ओर मुड़ जाती हैं, यानी यहाँ पे विक्षेपण शो करती हैं। और इन्होंने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र में ये उत्तरी ध्रुव की ओर विक्षेपित होती हैं। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो धन किरणें होती हैं वो आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी इनमें आवेश होता है। फिर इन्होंने देखा कि जो धन किरणें होती हैं वो धातु की पतली पन्नी को भेद कर बाहर निकल जाती हैं, लेकिन इनकी भेदन शक्ति जो होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है। फिर इन्होंने देखा कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें E/m, उसका जो मान होता है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के लिए वो नियत होगा। इसका मतलब क्या है, E प्रोटॉन का आवेश जो हमेशा नियत रहेगा और m प्रोटॉन का द्रव्यमान जो हमेशा नियत रहेगा, और उसका मान होगा 9.58 × 10⁻⁷ कूलाम प्रति
किलोग्राम। यानी कहने का मतलब ये है कि यह मान E/m का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा, और ये मान विसर्जन नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। उसका E/m का मान किसी से प्रभावित नहीं होगा, हर गैस के लिए इसका मान अलग अलग होगा। तो ये आज का आपका टॉपिक था कि प्रोटॉन की खोज। अब ये आज का टॉपिक यहीं पे आपका ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।